नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद कॉमर्स क्लासेस में। अब ये निरंतर कॉमर्स की क्लासेस चलेंगे जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की भी चलेंगी। और ये इंडिया के टॉप सभी कॉमर्स जहाँ जहाँ आता है अकाउंटेंट, सीए, सीपीटी, आईसीडब्ल्यू या बैंकिंग में पूछा जाए या किसी अकाउंटेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या कोई एडमिशन से रिलेटेड या सीयूईटी, सभी में ये काम करेगा। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा जैसे सीयूईटी है या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप में कॉमर्स आता है उस सबको कॉमर्स की हम एक बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कराएंगे। आइए 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ चलेगी। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है कि लेखांकन की स्वत अवधारणा जो है वो लागू होती है तो किस पर होती है। स्वामित्व मतलब बोली है ऑनरशिप की जो है वो किस पे लागू होता है। तो 4 ऑप्शन है कि एकल स्वामित्व पर, कि साझेदारी फर्म पर, कि संयुक्त स्कंद प्रखंड पर, कि उपयुक्त सभी पर। तो इसमें से जो होता है ये केवल स्वामित्व जो होता है वो फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप के पास होता है, बाकी सब में नहीं होता है ये बाकी सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, एकल स्वामित्व वाली संस्था। नेक्स्ट है संभाव्य दायित्वों को लेखा विवरणों में टिप्पणी के रूप में जोड़ने की प्रथा अनुसरण करती है। तो कौन सी है? तो टिप्पणी के रूप में किस चीज़ को? संभाव्य दायित्व। संभाव्य दायित्व को मतलब शो करना है, मतलब प्रकट करना है, तो उसको बोलते हैं प्रकटीकरण की प्रथा। इसमें ये कोई भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत खाता है। तो व्यक्तिगत खाता आपसे पूछा जाए तो इन्वेस्टमेंट एक रियल अमाउंट होता है, कमीशन भी एक रियल होता है, ये एक पर्सनल होता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं पर प्रीमियम को दिखा सकते हैं पर ये मुख्यतः होता नहीं है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है। तो मुख्यतः पर्सनल का कौन सा आता है? तो अदत्त वेतन, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है। नेक्स्ट है लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत संपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन, मतलब ज़्यादा मूल्यांकन किया जाए। तो जो ज़्यादा तो उसका ये तो हो नहीं सकता है इनमें से। तो मुख्य क्या है? जो लोग ट्रेडिशनल थिंकिंग रखते हैं, रूढ़वादिता वाला होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में हम चलेंगे और नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन समीकरण जो है वो सही है। तो आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, मतलब असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो पहला दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल अगर इधर आ जाएगा तो असेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगा, इसलिए ये नहीं है। कैपिटल इक्वल टू, तो ये असेट से माइनस हो जाएगा लायबिलिटी, तो बी नंबर सही है। बाकी सभी ऑप्शन जब हमें यहीं मिल गया आंसर तो ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हमारा है कि जनरल में कितने खाने होते हैं। तो जनरल में एक डेट का बनता है, उसके बाद पार्टिकुलर का बनता है, उसके बाद एलएफ का बनता है, और उसके बाद रुपीस डेबिट का और रुपीस क्रेडिट का, 2 बनते हैं। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। तो कुल कितने कॉलम हो गए? तो देन आंसर हो जाना चाहिए 5। पर यहाँ पर 5 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा चालू दायित्व है, मतलब करंट लायबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बकाया मजदूरी होता है, पर ये हमारे नहीं है। ये हमारा शोधन पर जो अधिमान अंश है, मतलब रिडेम्पशन है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस है, और मशीन पर लगाया गया ये भी हमारा
लायबिलिटी का प्रोविज़न है, ठीक है। तो इसलिए 7 का यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 नंबर, प्राप्य विपत्र एक अंग है। तो प्राप्य विपत्र मतलब बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल असेट में दिखाया जाता है, इसलिए ये किसका है, तो ये आंसर हो जाना चाहिए 8A, पर ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये दिखाया तो जाएगा पर यहाँ पर पूछा गया किसका पार्ट है। तो हम जब कभी लेज़र नहीं हम करते हैं तो डायरेक्टली जब बुक बनाते हैं तो एक लेज़र का हिस्सा बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेजर का। निम्नलिखित में कौन सा क्रेडिट प्रोविटी से बढ़ जाता है, तो क्रेडिट से कौन सा बढ़ सकता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बढ़ जाएगा और ये भी नहीं। तो आंसर नंबर 9 का बी हो जाना चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट खाता। सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है। तो हम जो स्वीकार करते हैं वो हमारी जो मान्यताएं होती हैं उन्हीं को स्वीकार करते हैं, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा और ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनुसंधान एवं विकास को व्यय को वर्गीकृत किया जाता है। तो हम जो कोई अनुसंधान करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब ठीक, तो आयगत तो हो ही नहीं सकता है, पर उससे हम लॉन्ग टर्म के बाद इनकम अर्न करेंगे तो ये हमारा स्थगित आगम व्यय हो जाता है, ठीक है, और उससे पूंजीगत व्यय भी नहीं होगा। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है संपत्तियां जो खातों में दर्शाई जाती हैं लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं होता है। दर्शाई तो जाती हैं तो वो हमारी एक हमारी होती हैं टेंजिबल में, एक हमारी होती हैं इनटेंजिबल। तो अमूर्त संपत्तियों का तो मूल्य होता है पर आर्टिफिशियल असेट्स का कोई भी मूल्य नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक ही हमने देखो पहला क्वेश्चन बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बैलेंस शीट में असेट में दिखाई जा रही हैं पर उनका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो देन वो हमारी फिक्टिशियस असेट्स कृत्रिम संपत्तियां बोली जाएंगी। 12 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाने वाले संभाव्य दायित्व निम्नलिखित लेखांकन परंपरा के अनुसार है। तो अभी हमने इसको बताया था कि जो भी हम दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारी हम उसे प्रकट करते हैं इसलिए हमारी प्रकटीकरण की हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रहतिये के मूल्यांकन तथा बाजार मूल्य दोनों को में जो कम हो, तो ये हमारी रूढ़वादिता रहती है, थिंकिंग रहती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाना चाहिए, रूढ़वादिता की प्रथा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य एकीकृत क्या है, तो उसका जो है जो मूल्य पहले से दे रखा हो वहीं दिखाना चाहिए, मतलब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रिशिएटेड अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल व्यक्तिगत खाते तथा वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। तो तलपट में सभी दिखाए जाते हैं और लाभांश खाते में भी सभी दिखाए जाते हैं और व्यापार खाते में भी दिखाए जाते हैं, पर आर्थिक चिट्ठे में नियमतः जो दिखाना चाहिए वो व्यक्तिगत और वास्तविक ही दिखाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट है पेटेंट्स राइट्स क्या होता है, तो पेटेंट एक क्या होता है राइट्स, पर कहीं भी दिखता नहीं है, ओनली क्या होता है, ठीक है, पर उसको शामिल करते हैं असेट्स में, इसलिए वो हमारा कौन सा अकाउंट हो जाता है, वास्तविक खाता। और वास्तविक का अमूर्त इनटेंजिबल, कौन सा, इनटेंजिबल, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चालू दायित्व तो नहीं है, तो ये भी चालू है, ये भी चालू और ये भी है, पर शोधनीय जो ऋणपत्र होते हैं ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई भी व्यापारिक व्यवहार इनमें से किसको प्रभावित करता है,
तो वो कम से कम 2 अकाउंट्स को, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट इफेक्ट करता है। कितने होते हैं? कम से कम 2 खाते। इसलिए 19 का जो ऑप्शन है बी होना चाहिए, पर कहीं कहीं आपको मिलेगा अधिकतम 2 खातों को, तो ये भी, पर मुख्यतः यहाँ पर ऑप्शन सी ही आपको मान के चलिएगा। नेक्स्ट है कि रूढ़िवादिता परपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर किया जाता है, इसलिए 20 का जो है वो सी सही है। लेखांकन अशुद्धियों का प्रकार कौन से होते हैं? वो कंपनसेशन अशुद्ध भी होती है, भूल चूक भी होती है, और लेखा पर कपट जो है वो जानबूझ कर किया जाता है, इसलिए ये एक अशुद्धि नहीं है, ये एक अपराध है। ऑप्शन नंबर डी जो है 21 का वो सही है। नेक्स्ट है ऐसे विज्ञापन अभियान पर व्यय की गई रकम जिनका लाभ 3 वर्ष तक मिलने की संभावना हो, मतलब तो हमारे अस्थगित राजस्व व्यय की श्रेणी में आएंगे। तो आंसर हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा। कौन सा पूंजीगत व्यय होगा? तो विज्ञापन पर लागत एक पूंजीगत व्यय नहीं है, माल की स्फूर्त खरीद नहीं है, पर ये भी माल की खरीद नहीं है, कच्चे मशीन के तेल की भी नहीं है। तो वाहन यहाँ पर लिखा है, देखो हमने खरीद को जो वर्ड देखा है वो यहाँ पर खरीद जो है वो वाहन की खरीद है, और वाहन की खरीद जो है वो वास्तविक होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? वो 23 का बी होगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व को उस समय बिंदु पर अर्जित किया माना जाना चाहिए कि जब क्या हो जाए? जब बिक्री हो जाती है, नगद बिक्री हो जाती है, या उत्पादन कार्य पूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो मुख्यता है कि जब आपके यहाँ से बिक्री हो जाए तब आप मानिए कि हमारे उसे राजस्व की अर्जन हो गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लेखाकरण उत्तर भारत में अनिवार्य नहीं है? तो ये हमें अगर देखा जाए कौन सा अनिवार्य नहीं है, तो स्थायी संपत्ति लेखाकरण आय मान्यता है, माल का ह्रास भी एक्सेप्टेड है, अमौद्रिक परिसंपत्ति और स्थायी संपत्ति इसका अभी तक की तो कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है, ह्रास का लेखा होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवसाय की असेट्स दे रखी हैं और लायबिलिटी दे रखी हैं, तो कैपिटल, और इसका फार्मूला होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। असेट्स की वैल्यू है 25,350 इक्वल टू लायबिलिटी है 9030 और प्लस कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 0, 2, 3 और यहाँ हो जाएगा 16। आंसर हो जाएगा 25। आंसर तो यही होना चाहिए 320 और यहाँ 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को में ये ऑप्शन दिया ही नहीं है 16, तो मतलब यहाँ से रिलेटेड जो है वो 11,320 है, तो इसकी वैल्यू 16 होगी और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आय साधारणतया निम्नलिखित समय पर कमाई गई होती है, जब कब मानी जाएगी? जब उसका क्या हो जाता है, जब अभी वही क्वेश्चन आया था, जब उसकी बिक्री हो जाती है तब उसे हम आय अर्जन माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित को वित्तीय लेखों में नहीं गिना जाता है, मतलब कौन सा जो है वो फाइनेंशियल में नहीं है? तो इसमें से व्यापार लेखा होता है, लाभांश होता है और चिट्ठा होता है, पर अगर आपसे पूछा है लाभांश पत्र जो है वो फाइनेंशियल नहीं है। अंश आवेदन जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? तो अंश कैपिटल मांगी जाती है और कैपिटल सदैव व्यक्तिगत खाता होता है, इसलिए अंश आवेदन खाता भी व्यक्तिगत खाता माना जाता है।
शोध पर किया गया खर्च कैसा है, तो वो अगर आपसे पूछा जाता है तो वो एक आस्थगित संचालन व्यय के रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कारखाने द्वारा अपने विद्यमान संयंत्र, मशीनरी और पुनः कल्पन हेतु 50,000 की राशि का व्यय किया। इसका कार्यशील जीवन 5 वर्ष है। उपयुक्त व्यय है। तो जब आप इन्होंने 5,000 का खरीदा उस समय पूंजीगत व्यय है। डिप्रिसिएशन संचालन व्यय है या हानि है, पर यहाँ पर केवल मशीन से रिलेटेड पूछा गया है तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अदत्त मजदूरी क्या है, तो वो चालू संपत्ति नहीं होती पर चालू दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर 32 का 32 का बी हो जाएगा। एक कर्मचारी को जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसे हमें क्या देना पड़ेगा, हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। इसलिए वो हमारा पर उनको बिजनेस चलाना है तो वो संचालन खर्च एक आयगत खर्च माना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीगत व्यय नहीं है, तो पूंजीगत व्यय में ऋण द्वारा ऋण प्राप्त करने में कानूनी व्यय होता है। सेवा मुक्त पर कर्मचारी को दिया गया क्षतिपूर्ति भी होता है। उसके बाद किसी भूमि को दलाली ये भी होता है, पर किसी पुराने ढांचे को अगर आप गिरा रहे हैं तो ये पूंजीगत व्यय नहीं है, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। XYZ अपनी फैक्ट्री के नवीन भवन के निर्माण के पश्चात उसमें स्थानांतरित हो गई। इस प्रक्रिया के दौरान पुराने ढांचे को गिराने में 20,000 रुपये और पुराने स्टॉक को स्थानांतरित करने में 2,000 व्यय हुए। ये किस प्रकार के व्यय हैं, तो ये क्रमशः पूंजीगत भी हैं और ये हमारे राजस्व व्यय भी हैं। नेक्स्ट है, कौन सा खाता एक अवास्तविक खाता नहीं है। इंटरेस्ट होता है, सैलरी होता है और एक्रूड इंटरेस्ट अर्जित ब्याज ये पर्सनल होता है, ये रियल होता है। तो इसमें से जो पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो मान के चलिए रोकड़ जो है वो यहीं लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मदें स्थगित आगम व्यय हैं, तो स्थगित आगम व्यय जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। विकास व्यय तो होता है, शोध होता है, विज्ञापन पर अधिक धनराशि जो कई सालों तक बेनिफिट मिले, और इसलिए तो इन सबको मिला के हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा खाता अवास्तविक खाता नहीं है। अवास्तविक खाता नहीं है तो इसमें से कमीशन होता है, डिस्काउंट भी होता है, रेंट भी होता है, पर फर्नीचर एंड फिटिंग एक रियल अकाउंट है, इसलिए 38 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थायी संपत्ति है, तो ये हमारा करंट असेट्स, ये भी करंट असेट्स, पर ये हमारी एक फिक्स्ड असेट्स होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है, तो बैंक खाता एक जो होता है वो हमारा किस प्रकार का है, व्यक्तिगत है। सरकारी खाता भी है, एडवांस में ये भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अग्रिम सभी। निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन समीकरण नहीं है, तो सही है, आपसे पूछा जा रहा है तो सही का मतलब कि ये हमारा नहीं है। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है, और ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ऑप्शन नंबर 41 का बी हो जाएगा। पर यहाँ पर संपत्तियाँ और देयताएँ हैं, ये भी कभी कभी शामिल करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही का करेक्ट माना जाना चाहिए इन सब में, क्योंकि लिक्विडेशन में मुख्यतः फार्मूला ये होता है, पर फार्मूला ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, प्राप्य विपत्र खाता क्या होता है, तो प्राप्य विपत्र जो होता है एक वस्तु के रूप में होता है, थिंग्स के रूप में होता है, इसलिए वो एक वास्तविक खाता होता है।
इकाई अवधारणा इंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत व्यवसाय को पृथक माना जाता है। किसके से माना जाता है? तो वो स्वामियों से माना जाता है, इसलिए 40A का स्वामी होगा। ऋणदाताओं से मानते हैं तो इसका भी सही है। अब 2 ऑप्शन मिल गए। लेनदारों से भी माना जाता है तो इसलिए इन सबको ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। संस्था के चिट्ठे में संस्था के स्वामियों की पूंजी एवं लाभों को दायित्व पक्ष में किस अवधारणा की तरफ दिखाना चाहिए? तो जो दिखाना चाहिए चिट्ठे में स्वामियों की पूंजी जो दिखाना चाहिए वो आपसे पूछा जाता है, तो वो स्वामित्व इकाई अवधारणा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चालू संपत्ति में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो कैश होता है, स्टॉक होता है, बैंक शेष होता है, फर्नीचर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक असफल पेटेंट अधिकार पर व्यय की गई राशि, मतलब ऐसा पेटेंट जो सक्सेसफुल नहीं रहा पर उस पर खर्च तो किए गए बेनिफिट के लिए, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कृत्रिम संपत्ति नहीं है? तो कृत्रिम संपत्ति में नहीं अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो होता है, ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, पर कैश जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्था के चिट्ठे में स्वामियों की पूंजी का दायित्व पक्ष में क्यों दिखाया जाता है? ठीक है, तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष के स्वामी में की पूंजी दायित्व में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उन दोनों का अस्तित्व अलग होता है, ये तो एक पहले नंबर सही है, और इसीलिए स्वामी की पूंजी को संस्था का दायित्व माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन दोनों हो जाएंगे ए प्लस बी। नेक्स्ट है 49 का, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम की अवधारणा किस पर है? तो वो अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें डबल 2 पहले से ही लिखे हैं, तो डबल किस में होता है? द्विपक्षीय में, इसलिए इसमें 2 पक्षीय अवधारणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम ने अपने व्यापार में 20,000 का नगद 30,000 का भवन फर्नीचर लाने के लिए किया, तो वो उसने क्या क्या लाया? भवन एक व्यापार में संपत्ति के रूप में लाया और नगद भी एक संपत्ति के रूप में लाता है, इसलिए यहाँ पर 50 का संपत्ति भी होगा। पर फर्नीचर लाया असेट, वो पूंजी होगी, पूंजी लायबिलिटी होती है, और तो केवल संपत्ति भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो सभी परीक्षाओं में आएंगे, कॉमर्स जहाँ जहाँ आती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।